हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये है क्या? कल से ही पिछले एक दिन से काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और जानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना ही है, क्योंकि प्रत्येक, अगर मैं 10 व्यक्तियों में देखूं तो प्रत्येक 8 व्यक्ति वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते ही करते हैं। तो इन वनडे एग्ज़ाम में सबसे कॉमन क्या होता है, किसी आप मोहल्ले में निकल जाइए और किसी एक बच्चे से पूछ लीजिए जिसने हाई स्कूल पास किया है, 12वीं पास की है या ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो सीधे बोलेगा सर या भैया मैं वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वनडे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो बस बोलेगा एसएससी, बैंक, रेलवे। तो इसी चीज़ को लेते हुए ये सीईटी का कॉन्सेप्ट अप्रूव्ड किया गया है, लाया गया है, ताकि आपको सहजता और सरलता से बार बार अलग अलग परीक्षाएं ना देनी पड़े। एक बार में आप सबका एक निम्नतम स्तर डिसाइड हो और उस लेवल पर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक सर्टिफिकेट हासिल कर सकें, जो आने वाले समय में जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होंगी अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा अलग अलग विभागों में, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे और वो वैलिडिटी पीरियड में जितने भी जगह फॉर्म आएंगी, जितनी भी भर्तियाँ आएंगी, जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ 2 शब्दों में, तो उसको यही बोलूँगा कि ये सम्मिलित एक परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि इसका सीईटी का फुल फॉर्म ही यही है। और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एनआरए है, जो अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो रिक्रूट करेगी। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे आप फॉर्म भरते हो एसएससी का अलग से, एसएससी के सीएचएसएल के एग्ज़ाम आते हैं, एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम्स आते हैं, एसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सीपीओएसआई का अलग एग्ज़ाम हो गया, कई वगैरह वगैरह हैं एग्ज़ाम्स। इसके अलावा रेलवेज़ में भी अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं। स्टेशन मास्टर के अलग पोस्ट आते हैं, गार्ड्स के अलग पोस्ट आते हैं, ग्रुप डी के अलग आते हैं, ग्रुप सी के अलग पोस्ट्स आती हैं, तो वो अलग हो गया। बैंकिंग के अपना आईबीपीएस अलग करा रहा है, अलग अलग बैंक्स अपना अलग करा रही हैं, कोई क्लर्क के लिए, कोई पीओ के लिए, कोई अदर ऑफिसर्स के लिए। तो सबको एक सूत्र से बांधने के लिए एक लेवल पे एग्ज़ाम हो, जिसका प्री एग्ज़ाम, याद रखिएगा प्री एग्ज़ाम, क्योंकि अधिकतर प्री एग्ज़ाम्स मैक्सिमम आपके जो भी पेपर्स होते हैं सबके कॉमन होता है, सबका सिलेबस लगभग सेम सा रहता है। आप जीएस प्रिपेयर कर लेते हो, जीके प्रिपेयर कर लेते हो, रीजनिंग, मैथ, ये तो कॉमन हो गया सब में। एप्टीट्यूड इतना रहता है, इंग्लिश में हल्का फुल्का सबका रहता है, कॉम्प्रिहेंशन, तो ये सब में आता है ना। तो इसको एक साथ आपके लिए, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग में बता दूं, फिर मैं इनका प्रोसेस जो है एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। बहुत अच्छा सा वीडियो रहेगा, लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको फुल एक्सप्लेन रहेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी तरह ही जिन मित्रों को समस्या हो कि ये सीटी कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया, अच्छा खासा हम प्रिपेयर कर रहे थे, बीच में ये कहाँ से बीच बीच में चीज़ें आ जा रही हैं, तो ये आपके लिए ही फ़ायदा है। पहली इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि आपको अलग अलग फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा। कई कई बार होता है कि हम प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन कई कई बार बीच में ही कब फॉर्म आता है, कब निकल जाता है, हमको पता नहीं चलता है। तो इसमें आपकी मदद हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हो गई कि आपको अलग अलग फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा, बीच बीच में जो फॉर्म आपसे छूट जाते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी, एक ही फॉर्म से आपका काम हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी अलग अलग फॉर्म करने की जो फीस है वो बचेगी। तो चौथा कि आप अलग अलग फॉर्म तो भर लेते हो, एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आपके जो पैसे लगते हैं, ट्रैवलिंग चार्जेस जो आपको लगते हैं, आपका समय जो वेस्ट होता है, वो बचेगा। पांचवा, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। हमारी बहनें जो हैं वो अलग अलग जगह ट्रैवल करती हैं, सेफ़र साइड ऑन ए सेफ़र नोट, उनको बढ़ावा देने के लिए कि एक ही बार एग्ज़ाम करो और आप खाली हो जाओ इन सारे झंझटों से, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब चलते हैं एकदम अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा, जिसको एनआरए बोलते हैं, ये सीईटी एग्ज़ाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रेलवेज़ के लिए, जिसको हम आरआरए भी बोलते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी एग्ज़ाम के लिए ये एनआरए कराएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उसको आइए फटाफट देख लेते हैं, और इसको और भी डिटेल में कि कौन कौन सी लैंग्वेज रहेगी, कब से लागू होगा, क्या लागू नहीं होगा, सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होगा, आराम से आप इसको देख सकते हैं। इसमें इनिशियली जो एनआरए है वो सीईटी 2 बार, साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। जैसे अगर मैं टीचिंग फील्ड की बात करूँ
तो सीटेट का एग्ज़ाम आपको पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे आप KVS में अप्लाई करते हो, NVS में अप्लाई करते हो, DSSS में आप अप्लाई करते हो, जितने भी स्टेट के भर्तियां होती हैं, वैकेंसीज आती हैं टीचिंग की, उसमें अप्लाई आप करते हो, है ना। तो वैसा ही साल भर में जैसे सीटेट 2 बार होता है, वैसे ही आपका CET साल भर में 2 बार होगा। आप 6-6 महीने में कभी भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आने वाली भर्तियों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको आप क्वालिफाई करने के बाद आप 3 साल के लिए वैलिड हो जाते हैं। यानी कि इन 3 सालों में अगर आपने एक बार क्वालिफाई किया, जैसे सीटेट एग्ज़ाम या स्टेट का TT एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो, तो आप 5 साल के लिए, कहीं कहीं 6 साल के लिए, कहीं कहीं 7 सालों के लिए आप खाली हो जाते हो कि इन सालों में इतने साल तक अब मुझे इस एग्ज़ाम को अभी क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, आराम से आने वाले समय में जो जो भर्तियाँ आएंगी उसमें मैं बैठ सकता हूँ। ये एलिजिबिलिटी आपकी तय करती है। दूसरा इसका है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स, मेरिट लिस्ट, ये ऑनलाइन सारी चीज़ें होंगी। आपके जो कैंडिडेट CT एग्ज़ाम से डायरेक्टली स्क्रीनिंग उनकी हो जाएगी कि बल्क ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब लोग एक साथ सम्मिलित हो जाएंगे। मीडियम आपका MCQ ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 4 ऑप्शंस वाले रहेंगे। और इसके लिए जो आपके कैंडिडेट रहेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन द स्पेशलाइज एग्जाम विल गेट रिड्यूस टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो इससे बेहतर और स्पेशल कैंडिडेट जो इनके पास वो क्षमता है, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनके छांटने में, उनकी फ़िल्टर करने में उनको काफ़ी आसानी पड़ेगी। अब NRA CT आप समझ गए, NRA रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम है और CT वो एग्ज़ाम कराएगी, ठीक है। तो इसके बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ये CT एग्ज़ाम होगा, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए होगा, यानी ग्रुप D और ग्रुप C लेवल की जितनी पोस्टेड हैं उनके लिए आपकी ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे। अब आ जाते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें। जैसे काफ़ी दिनों से एनालाइज हो रहा था, एनालिसिस चल रही थी कि पहले एग्ज़ामस होता था, कई अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे और कई सेंधमारी हो जाती थी, कहीं भ्रष्टाचारिता हो जाती थी, कहीं कई ढेर सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती। जैसे SSC एग्ज़ाम के 5 साल के कैंसिल पेपर की अगर मैं बात करूँ, जैसे CGL 2013 हुआ, तो उसमें बहुत ढेर सारी रेगुलेशन और माल प्रैक्टिसेस बहुत ढेर सारे पाए गए, चीटिंग बहुत ढेर सारी पाई गई। ऐसे ही आपका जो CHSL 2013 हुआ, उसमें एडमिट कार्ड का कुछ प्रॉब्लम आ गया 432 कैंडिडेट का। तो ये चलता रहा प्रोसेस। CGL के 2016 के Tier 1 और Tier 2 में पेपर का लीकेज हुआ, कई ढेर सारे सॉल्वर गैंग पकड़े गए। तो इन सभी चीज़ों पर रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइज अपनी तरफ से अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रही है और बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित करने के लिए ये हो रहा है। अब आ जाते हैं कुछ, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये पहली बात तो 3 लेवल पे होगा, हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन। जैसा आप CHSL का एग्ज़ाम हाई स्कूल लेवल पे कुछ दे देते हैं, कुछ 12th लेवल पे देते हैं, और कुछ ग्रेजुएशन जैसे CGL हो गया। तो अलग अलग RRBs के कई ढेर सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आप 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे देते हैं। तो ये उन सभी लेवल पे है। तो इसमें होगा क्या कि पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए रहेंगी ये, और ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 लेवल पे होगा। Tier 1 जिसमें हम कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं, और इसको आप एग्ज़ाम जैसे SSC, रेलवेज, बैंकिंग, ETC के जरिए आप क्वालिफाई करते हो। फिर आप Tier 2 जो मेन एग्ज़ाम होता है, और ये अलग से होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली बाय द कंसर्न्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी। Tier 1 कॉमन सबका रहेगा। फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे 3 सालों तक अलग अलग विभागों में। जैसे ही वैकेंसीज आती हैं तो उन विभाग के द्वारा जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगा वैकेंसी को भरने के लिए, आप उसके लिए आप अलग अलग तब वहाँ पर आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे एक बार आप सेफर साइड में आ जाओगे, एक बार आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाओगे, 1 स्टेप अहेड हो जाएंगे। अगर आगे मैं बात करूं तो आगे इसमें क्या है कि जो आप इसके लिए रजिस्टर करोगे तो ये 3 लेवल पे, जैसा मैंने बताया आपको, मैट्रिकुलेशन यहाँ हाई स्कूल लेवल पे होगा, 10+2 लेवल पे होगा और ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। और 5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट एस्टिमेट किया गया है कि इन तीनों लेवल पे एग्ज़ाम देंगे, जो पूरे मेकिंग इट द लार्जेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होगा। ये एक बहुत बड़ा इसमें रिक्रूटमेंट के लिए है। आगे इसमें बात करूं अगर मैं,
तो जो स्कोप है सीईटी स्कोर का वो यूज्ड होगा स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या प्राइवेट सेक्टर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ दियर मैन पावर। अब सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो सीटेट में आप केवीएस के लिए अप्लाई कर देते हो, एनवीएस के लिए नवोदय विद्यालय समिति के लिए, DSSB के लिए अप्लाई करते हैं, कई स्टेट की वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर देते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आपको केवीएस में एज अ डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देते हो और आप वहाँ पे कह सकते हैं ना कि सीटेट अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप साल भर के लिए वहाँ पे पढ़ा सकते हैं एज अ टीचर, और धीरे धीरे अगर आप अच्छे से वहाँ पे हो गए तो फिर आप वहाँ पर टेन्योर आपका फिक्स्ड भी हो जाता है कुछ सालों में। तो ऐसा ही आपका जब सीटी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर दोगे तो चाहे आप पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, स्टेट गवर्नमेंट के, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो आपको डायरेक्टली रिक्रूट किया जा सकता है उनके कामों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी और पॉजिटिव बात भी है। अगर आप सीटी जैसे सीटेट का टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, वैसे यहाँ पर भी आपको अलग अलग सेक्टर में इसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बात रही। जितनी भी चीज़ें इनसे जुड़ी हैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी मिल जाएंगी। क्या क्या फ़ायदे हैं मैंने बता दिया। अब लैंग्वेज की बात है। लैंग्वेज आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो प्रपोज़ की है कि वही एग्ज़ामिनेशन जो सीटी का है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में जो माध्यम है वो हो। लेकिन बाद में अगर ऐसा नेसेसरी होता है तो जो 8th शेड्यूल लैंग्वेज है, जो भारतीय भाषाएं हैं जिसमें 2200, ओनली दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग सीटी इन दोज लैंग्वेजेस। तो वहाँ पर जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं उससे फिर आगे काम होगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इंग्लिश और हिंदी मीडियम से ही आपका पेपर जो है कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बातें रही आप लोगों के लिए, एक छोटे सी वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी रही, और उम्मीद है कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद भी होगा, सरकार के लिए भी बेनिफिशियरी होगा। और जो अभ्यर्थी परेशान हो जाते थे भ्रष्टाचारिता को लेकर, अभी एसएससी का इतना व्यापक तरीके से जो भ्रष्टाचारिता हुआ तो बच्चों का ही नुकसान होता है उसमें, तो वहाँ से आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी और अब आपको ये बड़े बड़े नुकसान नहीं देखने को मिलेंगे। तो सभी नौकरियों के लिए अब एक ही परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, वो होगी प्री एग्ज़ाम, है ना। इससे मिस कॉन्सेप्ट मत होइएगा कि एक ही एग्ज़ाम से आप फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये मिस कॉन्सेप्ट है। ये प्राइमरी टियर 1 आपका एग्ज़ाम होगा, फिर टियर 2 अलग अलग विभाग अपने हिसाब से कंडक्ट कराएगी, जो वो भर्ती परीक्षा होगी, यानी वैकेंसीज़ के लिए आपके लिए रिक्रूट किया जाएगा। और ये सीईटी अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर को ज़रूरत पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट के कई विभागों को ज़रूरत पड़ता है, तो अगर आप सीटी क्वालिफाइड हैं तो आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको नौकरियां दे दी जाएंगी आने वाले समय में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही इस वीडियो के जरिए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।